करें। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भारत और सारे विश्व में त्योहार की तरह मनाया जाता है, क्योंकि ये आपके जीवन को उत्सव त्योहार की तरह बना देता है ये आपको सर्वांगीण स्वास्थ्य, तन का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और यदि आप चाहते हैं आपका जीवन हो त्योहार, तो आप योग को बना सकते हैं आधार। आज सारे विश्व को जो योग है एक बहुमूल्य देन है भारत की, सारे विश्व ने इसको माना है। लेकिन क्या आपने इसके महत्व को जाना है? इसके महत्व को जानते हुए आप, इसको करते हुए आप युवाओं की शक्ति पा सकते हैं जीवन भर के लिए। लेकिन आज हम योग में बात करेंगे कि कैसे योग युवाओं के लिए लाभदायक हैं। और हमारे साथ हैं आज आचार्य प्रतिष्ठा जी। आपका बहुत नाम है योग में। आप योगा इंस्टीट्यूट भारत कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक हैं। आइए उनसे जानते हैं कैसे बनाए रहें युवा योग के साथ। आओ योग करें, चलो योग करें। नमस्ते, हरिओम। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात कर रहे हैं युवाओं की। और हमारे जो युवा हैं, दे आर द ट्रू नेशन बिल्डर्स। कल का भविष्य, हमारा भविष्य तो वही है। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जो युवा शक्ति होती है उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी एनर्जीज, जो यंगस्टर्स हैं उनकी एनर्जीज डिस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ चली जाए तो समझो पूरे समाज का नुकसान होना निश्चित है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे युवा स्वस्थ रहें। हाल ही में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमने देखी, 2-3। एक एक्ट्रेस जो फैट फ्री कॉस्मेटिक सर्जरी कराने गई एंड शी डाइड, क्योंकि मन में इतना भर दिया गया कि तुम्हें खूबसूरत होना है, तुम्हें स्लिम होना है, तुम्हें ब्यूटीफुल होना है, तुम्हें गोरा होना है, तुम्हें काला होना है, तुम्हें पतला होना है। ये जो हमारे अपीयरेंस को लेकर के प्रेशर्स हैं, ऐसे ही एक एक्टर वो इतना वर्कआउट कर रहे हैं कि यंग एज में हार्ट फेल हो जाता है। क्योंकि रात्रि का समय जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, उस वक्त वो वर्कआउट कर रहे हैं, शरीर को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे बहुत सारे दुखद घटनाएं हमारे यंगस्टर्स के साथ होती हैं। और फिर शरीर ही क्यों, कहीं एंग्जाइटी हुई, कहीं मेंटल स्ट्रेस हुआ, सुसाइड कर ली। बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि परमात्मा ने ये जीवन दिया, हमें इस जीवन का सदुपयोग करना है, हमें इस जीवन को सार्थक करना है। और सिर्फ अपने लिए नहीं जीना। और मोटा, पतला, गोरा, काला, जैसे भी हो, तुम परमात्मा की संतान हो, तुम बुद्धिमान हो, बलवान हो, शक्तिमान हो, धीमान हो, तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे प्यारे हो। और जब तक ये एहसास हमारे मन में ना आए, तब तक आत्मविश्वास भी नहीं आएगा। ठीक है ना? और बहुत महत्वपूर्ण कि ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखना है। योग वो मार्ग है जो हमें which touches all the levels of human life, whether we talk about physical level, mental level, emotional level, psychological level, social level, intellectual level and even financial level। आज मैं आपको बहुत सरल सी ऐसी योग की क्रियाएं बताने वाली हूँ जो करने से हमारे जो युवा हैं, हमें क्या चाहिए यंग एज में? हमें चाहिए स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पीड। हमें चाहिए कि हम खूबसूरत भी दिखें और हमारा मन भी शांत रहे। हमें चाहिए कि हम कर्षयति इति कृष्णा, हम आकर्षण के केंद्र बन जाए, हर कोई हमारी ओर आकर्षित हो, इतना सौंदर्य, इतना आकर्षण हमारे भीतर हो। तो वो सब इस छोटे से कैप्सूल को अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आरंभ करेंगे विरेचन गति से। प्रणव उच्चारण से तो हमें प्रतिदिन अपनी कक्षा का आरंभ करना है, अपने अभ्यास का आरंभ करना है, वो पहले भी हम आपको बता चुके हैं ना। तो जब हम विरेचन गति का अभ्यास करते हैं, सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े होकर के हम
सीधे खड़े होंगे इस तरह से और हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आएंगे। आप हमें देख पा रहे हैं ना, 90 डिग्री के एंगल पर हाथ हैं और आंखों को आगे टिका करके दोनों हाथों को ऊपर उठाना, वापस लाना। क्या होगा, इसका नाम ही है विरेचन। विरेचन मीन्स क्लिनजिंग, यानी हमारा जो भी मल है वो नासिका के माध्यम से बाहर आ जाएगा। कोविड के समय पर हमने देखा कि कैसे लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई, ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में कम हो गया और ऑक्सीजन की कमी में फिर हमने बाहर से ऑक्सीजन एकत्रित करनी शुरू की। तो जब विरेचन गति का अभ्यास करते हैं तो हमारे लंग्स को भी प्योरीफाई करता है, नासिका के माध्यम से मल को बाहर निकालता है, पूरे सिस्टम को क्लिंस करता है और इसीलिए इसका नाम है विरेचन। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। फिर यहाँ पर है हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स, और माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर प्रेशर पड़ने से हमारा मन नियंत्रित हो जाता है। बचपन में याद है ना, जब परेशान हो जाते थे, विचलित हो जाते थे या एग्जामिनेशन प्रेशर होता था तो दादी माँ क्या कहती थी, थोड़ी देर हाथ जोड़ के बैठ जा। सोचा क्यों? क्योंकि जब आप हाथ जोड़ते हैं तो ये जो माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स हैं इन पर प्रेशर पड़ता है, मनोवाहन नाड़ियों पर प्रेशर पड़ता है और मन संतुलित होता है। बस वही हमें विरेचन में करना है, इसलिए तन और मन दोनों के लिए बहुत लाभकारी है। सीधे खड़े होंगे, मोटापा कम होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, डायबिटीज़, शुगर लेवल्स कंट्रोल होंगे, सौंदर्य आएगा, स्किन एलिमेंट्स दूर होंगी, एक्ने, पिंपल, पिगमेंटेशन दूर होगा, उम्र से पहले बाल झड़ने, बाल सफ़ेद हो जाने दूर होंगे, आँखों के स्वास्थ्य के लिए रामबाण है, आपकी वॉइस स्पेशली आपके थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत थायराइड के सिक्रेशंस बेहतर होंगे, आपके कानों के लिए बहुत लाभकारी है, आपके पोस्चर को बेहतर करता है, वज़न घटाता है, अनेक सिर्फ लाभ ही लाभ है। तो हाथों को 90 डिग्री पर टिकाना, सांस भरते हुए हाथ उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। हंड्रेड exhalations हमने की, 100th breath has to be deep and then lift up your arms, spread your legs and inhale, exhale, inhale, exhale 3 times, deep breathing. Feel your breath, have gratitude for your breath. परमात्मा का इस श्वास के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हाथों को वापस लाना, हाथों को मिलाना, शरीर को ढीला छोड़ देना। प्रयत्न शैथिल्य। 100 एक्सलेशंस के 3 राउंड्स हमें कम से कम करने चाहिए। ये एक वेरिएशन है। दूसरा वेरिएशन है हम इसे जंप के साथ भी करते हैं। यंगस्टर्स तो जंप के साथ कर सकते हैं अगर उनको कमर में दर्द की दिक्कत है या उनके घुटनों में दर्द है तो इसको जंप के साथ नहीं करना है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जंप के साथ नहीं करना। अदरवाइज एवरीबडी कैन डू इट विद जंप। एक बार हम जंप के साथ करके दिखाते हैं कैसे करना है। हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिकाना, पंजों पर हॉपिंग करना है हमें, जैसे हम रस्सा करते हैं ना, अभी तो जिम्नेजियम्स में भी करते हैं वजन घटाने के लिए। तो विरेचन गति में एक विरेचन गति और इतने सारे लाभ, ठीक है ना। तो इस स्थिति में आना और एक्सलेशंस किया, दोनों पैरों को खोला, हाथों को खोला, इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल। श्वास भीतर लेना, श्वास छोड़ देना, श्वास के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना। दोनों हाथों को मिला करके शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इनिशियली आप 100 एक्सलेशंस कर लीजिए विद जंप, 200 कर लीजिए विदाउट जंप, फिर 200 विद जंप, 100 विदाउट जंप, ऐसे करके जंप की अवधि को बढ़ाते रहें ताकि वजन घटाने में, सुडौल शरीर पाने में भी आपके लिए लाभकारी होगा। दूसरा अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। यथा नाम तथा गुणा। ताड़, ताड़ कैसा? ताड़ का वृक्ष सबसे ऊंचा। ये हमारी लंबाई को बढ़ाता है, हमारे सारे सिस्टम्स पर काम करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, एंग्जाइटी को कम करता है, शरीर
को पूरी तरह से स्ट्रेच करके हमारी सारी थकान को दूर कर देता है, हमें रिजुविनेट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो ये अंगड़ाई लेनी है बस आपको, और अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई, यानी आगे की प्रैक्टिसेस के लिए हमें तैयार कर देता है। एड़ी पंजे मिले हुए, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर के जाना और एड़ियों को उठा करके अपने पंजों पर पूरे शरीर को बैलेंस करना। आप हमारे पंजों को भी देख सकते हैं, एड़ियों को भी देख सकते हैं और हाथों की स्थिति को भी देख सकते हैं। पूरा शरीर खिंचा हुआ है, सांस अंदर रुका हुआ है। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएंगे, एड़ियों को भी जमीन पर ले आएंगे। एक बार और देखिए, इनहेल, पूरा स्ट्रेच, बैलेंस ऑन योर टोज। एक्सहेल, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। इनहेल, एक्सहेल, पैरों को खोल देना, हाथों को मिला लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। 3 बार ताड़ासन का अभ्यास हमें करना है। नाउ वी आर रेडी फॉर द फर्दर प्रैक्टिसेस। तो फिर एड़ी पंजे मिला करके मृणाल आसन का अभ्यास। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना। मृणाल यानी लोटस, और लोटस का फ्लावर सबसे सुंदर होता है और ये आपको सुंदर बना देता है। आपके कमर का फैट कम करता है, एब्डोमिनल फैट कम करता है, स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कमर के दर्द को भी दूर करता है। इस स्थिति में आना, सांस भरते हुए। जनरली आप देखेंगे लोग कहेंगे सांस छोड़ते हुए बेंड करो, भरते हुए वापस आओ। दैट इज ऑल्सो फाइन, बट दैट इज फॉर द इनिशियल स्टेज, सिर्फ अगर हम आउटर बॉडी को इफेक्ट देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गन्स को भी इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो जहां बल लगे वहां सांस लो। सो इनहेल करते हुए बेंड करना, एक्सहेल करते हुए वापस। इनहेल, इनहेल मोर, हमारे हाथों को देख पा रहे हैं आप। एक्सहेल एंड बैक। इनहेल, एक्सहेल, लोटस जैसी स्थिति। इनहेल, एक्सहेल, आंख को खुला रखेंगे ताकि बैलेंस बना सकें। 10 बार कम से कम इसका अभ्यास आप करें ताकि आपकी कमर की चर्बी दूर हो जाए। दोनों हाथों को खींचना, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आना, हाथों को आपस में मिला लेना, पैरों को खोल लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। वंडरफुल। यहाँ से हम लेते हैं स्कंधासन का अभ्यास। यानी ये तो साइड फैट हमने कम कर लिया है ना, अब जरा यहाँ का फैट भी कम कर लेते हैं और कमर, बेचारे वर्टिब्रास एक के ऊपर एक टिके हुए, उन्हें थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं ताकि आपको रिलैक्सेशन महसूस हो। हम इसे आपको साइड से दिखा रहे हैं। और साइड से कैसे करना है? सीधे खड़े होंगे, हाथों को सामने फैलाना, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक। और यहाँ से सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से ऐसे ट्विस्ट करना कि राइट हथेली लेफ्ट शोल्डर को छू जाएगी, लेकिन एड़ी पंजे मिले रहेंगे। Exhale and back. Inhale, right side twist. लेफ्ट हथेली राइट शोल्डर को छू गई। आपको नहीं ऐसे मारना है, ये हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. ऐसा आप 10 बार करेंगे। फिर दोनों पैरों को खोल देंगे, हाथों को मिला देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम। यहां से हम लेंगे अर्ध चक्रासन। इसको कुछ लोग स्टैंडिंग सर्पासन भी कहते हैं। यानी अपने पैरों को कंधों जितनी चौड़ाई में खोल दिया हमने, हाथों को साइड पर टिका दिया और फिर पहले एल्बोज को पास लाना एक दूसरे के, एज इफ यू आर ट्राइंग टू टच योर एल्बोज, विच इज नॉट पॉसिबल, बट जस्ट ट्राई। शोल्डर्स को बैक ले जाना और फिर पीछे बेंड करना। एक्सहेल। जितना कर सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग इतना ही कर पाए, वो भी ठीक है। अगर आपको बैक पेन है तो इतना ही करिए, इसको मत और झुकाइए।
बट अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, यंगस्टर्स के लिए कर रहे हैं ना, हम तो आज बात यूथ की बात कर रहे हैं, तो यूथ को कहाँ बैक पेन होता है? आप तो रीढ़ है समाज की। आपकी अगर कमर में दर्द हो जाएगा तो फिर तो समाज का ढांचा ही गिर जाएगा। तो आपको तो अपनी कमर को बहुत मजबूत करना है। तो इस स्थिति में आना एंड इनहेल, एक्सहेल। ऐसा 3 बार हम करेंगे। वी आर गोइंग टू रिपीट इट 3 टाइम्स। और फिर कंधों की ही चौड़ाई में पैरों को खोलेंगे और करेंगे विभक्त हस्तपाद। देखिए, हस्तपाद योग में ना, हर आसन के नाम से, हर प्रैक्टिस के नाम से आप उसके इफेक्ट्स, उसके बेनिफिट्स, उसके बारे में जान सकते हैं। मनुष्य के केस में भी यही होता है, क्योंकि यथा नाम तथा गुणा, हमारे नाम का हमारे गुणों पर, हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। जैसे जो धीरज है तो वो पेशेंस, उस व्यक्ति में पेशेंस होगी। इसी प्रकार से सभी नामों का प्रभाव उनके चरित्र पर पड़ता है। तो विभक्त हस्तपाद, हस्तपाद मीन्स, हस्त मीन्स हाथ, पाद मीन्स पैर, लेकिन विभक्त मीन्स मॉडिफाइड। तो विभक्त हस्तपाद मीन्स मॉडिफाइड हस्तपाद। जनरली हम हस्तपाद आसन कैसे करते हैं? ऐसे खड़े हुए, इनहेल किया, सामने बेंड किया, अपने माथे को अपने घुटने से छू दिया। लेकिन आपको अगर हम इनिशियली ये कराएंगे, आप कहेंगे अरे आचार्य जी, यहाँ तो कमर में दर्द करवा दिया आपने, है ना? तो आपको क्या करना है? आपको मॉडिफाइड हस्तपाद, विभक्त हस्तपाद। वंदनीय गुरुदेव ने बहुत शोध करके, बहुत पेशेंस को हैंडल करके, पेशेंस का इलाज कर करके ये सब मॉडिफाइड वर्जन्स क्रिएट किए, जिससे सब लाभान्वित हो सके। तो हाथों को अपने थाइस पर टिकाना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, पहले लोअर बैक से, फिर मिडिल बैक, फिर अपर बैक, और गर्दन और हाथों को ढीला छोड़ देंगे। लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल, let it nourish your head, upper half of your body. Just stay in this position for some time. Then inhale and bring your head and your face and your chest and your shoulders back. Now, एक चीज़ समझनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का सर्कुलेशन डाउनवर्ड रहता है। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू ब्रिंग इट अपवर्ड। ऐसे में आप शीर्षासन तो इनिशियली नहीं, हम तो शीर्षासन कर लेंगे। आप कहेंगे अरे अभी तो शुरू ही किया, अभी शीर्षासन कैसे करें? तो आपको क्या करना है? विभक्त हस्तपादासन, अर्ध चक्रासन, उष्ट्रासन जो भी करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ताकि ब्लड का फ्लो अपवर्ड हो, तभी तो चेहरा दमकेगा ना, तभी तो आंखें स्वस्थ होंगी, तभी तो बाल खूबसूरत होंगे। ऐसे ही थोड़े ना बाल खूबसूरत हो जाएंगे स्ट्रेस ले लेके। इसीलिए बाल झड़ते हैं, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह खोपड़ी की तरफ हो ही नहीं रहा। तो फिर से करते हैं, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग इन द फाइनल पोजीशन, इनहेल, एक और बार, एक्सेल, इनहेल एंड रिलैक्स। अब हम अपने आसन पर बैठ जाएंगे। आसन पर बैठ करके करेंगे ऊष्ट्रासन, और ऊष्ट्र में भी अर्ध ऊष्ट्रासन, जो सभी कर सकते हैं, क्योंकि वो इजी है, वो आराम से किया जा सकता है। आसन पर बैठेंगे। आसन पर बैठना कैसे? कि आप अपने घुटनों के बल आ जाएंगे, ठीक? और घुटनों के बल आकर के पहले हमने कहा अर्ध ऊष्ट्र करेंगे, है ना? और उसका भी 1/4 कर लेते हैं, यानी अपने पंजों को जमीन पर टिका दोगे, एड़ी ऊपर, हाथों को साइड पे टिकाना, और जितना हिप्स को आगे पुश करेंगे और पीछे झुकने की कोशिश। एक्सेल, चक्कर आना, डिजी फील करना, सर में दर्द रहना, बहुत अधिक मोबाइल फोन इस्तेमाल करना, ये सब समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी आपकी, ठीक है? कैसे? एक और बार दोहराएंगे। और फिर यहीं से हम बल्कि दूसरी तरफ से आपको दिखाते हैं। वज्रासन में बैठ जाओगे
और फिर आप करोगे गुरु प्रणाम आसन, जिसको कुछ लोग शशांक आसन भी कहते हैं। यहां से हाथों को आपस में मिलाना, इनहेल, एक्सेल। पहले लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक। पहले हथेलियों को जमीन पे टिका दिया, एल्बोज को, और फिर माथे को। हो सकता है कुछ लोग यहीं तक आ पाए, ठीक है, जहां तक जा पाओ। हो सकता है कुछ यहाँ तक आ जाए, और हो सकता है कुछ का माथा जमीन पर लग जाए। आंखों को बंद रखना, नॉर्मल ब्रीदिंग इन द फाइनल पोजीशन, और इसका नाम ही है गुरु प्रणाम। जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो अहंकार दूर हो जाता है। जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो ईगो दूर हो जाती है। जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो हम विकार मुक्त हो जाते हैं। जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो हम एक छोटे से बालक की तरह आनंदमय हो जाते हैं। आप जितनी देर आपको कंफर्टेबल लगे यहाँ रुकना, और फिर पहले एल्बोज को उठाना, फिर अपने चेहरे को उठाना, फिर हथेलियों को उठाना, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, स्ट्रेच, और फिर नमस्ते की स्थिति। बस इतना सा अभ्यास आज। लेकिन आसनों में तो हम इतना ही करेंगे, पर जाने से पहले प्राणायाम का अभ्यास जरूर करेंगे। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, और 19 तारीख को तो हम मिल ही रहे हैं, है ना। आप सभी पहुंच रहे हैं। जब हम आपके लिए मुंबई आ सकते हैं तो आप मुंबई में तो आ ही सकते हैं हमसे मिलने के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सब साथ में मिलकर पुरुषार्थ करें। अपने अपने स्थान पर अलग अलग तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है, पर जब साथ मिल कर के अभ्यास करते हैं, साथ मिल कर के पुरुषार्थ करते हैं, तब सहनाववतु सहनौ भुनक्तु का भाव आता है। और तब फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः होता है, यानी सभी सुखी होते हैं, सबके जीवन में आनंद होता है। और फिर हम तो वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येकनीडम की संस्कृति के लोग हैं। तो हम सब का ये जो वैश्विक परिवार है, चाहे वो मोक्षायतन परिवार है, चाहे वो भारत योग परिवार है, चाहे वो ब्रह्म कुमारी परिवार है, सबको साथ में मिलकर, यही तो योग है ना, कि सब मिल जाएं और मिल करके पुरुषार्थ करें, तभी योग घटित होता है। हमारे यंगस्टर्स चाहते हैं खूबसूरत लगें, कौन नहीं चाहता। अब तो पुरुष भाई भी फेयरनेस क्रीम लगाने लगे हैं ना। अच्छी बात नहीं है, कुछ भी आर्टिफिशियल यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। आपको परमात्मा ने बहुत सुंदर बनाया। लेकिन अगर आप शीतली प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं तो पहली चीज़, आपका गुस्सा नियंत्रण में रहता है, जो कि यंगस्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दूसरी बात, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स नियंत्रण में रहते हैं। तीसरी चीज़, आपका हाई बीपी पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। और चौथी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, आप खूबसूरत लगने लगते हैं, और आपके बाल खूबसूरत होने लगते हैं। कैसे करना है शीतली प्राणायाम का अभ्यास? क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। फर्स्ट फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से छू देना, बाकी की तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी, आंख बंद। नासिका से श्वास नहीं लेंगे। कहाँ से लेंगे? जीभ का पाइप बना देंगे ऐसे। अब हमारे जब टेलीविज़न प्रोग्राम होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें साधक लोग या कॉलर्स कॉल करते हैं, समस्या पूछते, तो ये बड़ी समस्या, आचार्य जी जीभ का पाइप नहीं बनता तो क्या करें? भाई कोशिश करो, और अगर नहीं बनता, कोशिश भी कर रहे हो, तो जितना बन रहा है उतने से करो। हम वंचित थोड़े ना रहेंगे योग के लाभ से। जितना हो सकता है, जहाँ खड़े हो वहाँ से अपनी यात्रा आरंभ कर दो। तो इस तरह से जीभ का पाइप बनाना, उस पाइप से श्वास भीतर लेना, कूलिंग सेंसेशन को अपने टिप ऑफ द टंग पर फील करना, पूरा श्वास भीतर ले लेना, और फिर नाक से सांस छोड़ देना। ठीक? कैसे करते हैं? आराम से करेंगे साथ में।
कम से कम 5 बार और अधिक से अधिक 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। अपने शरीर में होने वाली इस ठंडक को अनुभव करना, रोम रोम में इस शीतलता को अनुभव करना, शीतली प्राणायाम के माध्यम से प्राप्त हुई। अपने खोपड़ी पर इसके ठंडे एहसास को महसूस करना, अपने भीतर सकारात्मकता को अनुभव करना, अपने भीतर तेजस्विता को अनुभव करना, अपने भीतर देवत्व को अनुभव करना, अपने भीतर उस ऊर्जा को अनुभव करना जो परमात्मा की है, अपने भीतर ब्लिस को, आनंद को अनुभव करना। मैं न क्रोध रूप हूँ, न भय रूप हूँ, न चिंता रूप हूँ, न कुंठा रूप हूँ, मैं न अहंकार रूप हूँ, मैं न राग रूप हूँ, न द्वेष रूप हूँ, मैं बस शांत रूप हूँ, शांत रूप हूँ, शांत रूप हूँ। गहरा श्वास लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी प्रार्थनाएं। आशा है कि आप सब हमें 19 तारीख को मुंबई में मिलेंगे। खूब खुश रहे। शुभाशीष। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण
सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। योग जीवन विज्ञान है, योग अमृत के समान है। और आज हमें आचार्य प्रतिष्ठा जी ने बताया कि कैसे हम इस योग के माध्यम से सदा युवा रह सकते हैं और युवाओं के लिए ये कितना लाभदायक है। और यदि आप जीवन भर युवा रहना चाहते हैं, योग से नाता जोड़िए, हम आपसे यही कहना चाहते हैं। और योग का एक बड़ा सूक्ष्म पहलू है कि ये आपको आपकी सत्य पहचान तक ले जाता है। वो पहचान जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। ये पहचान मिलते ही आप हो जाते हैं निर्भय, निर्विकारी, निश्चिंत। आइए अपनी इस सूक्ष्म पहचान के बारे में, योग की इस गहराई के बारे में जानते हैं राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी श्रेया बहन से। आओ योग करें, चलो योग करें। ओम शांति। आज संसार में अगर देखें तो एक फीलिंग जो बहुत डोमिनेंट हो गई है, जो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो है भय की। टाइम्स बहुत अनसर्टेन हो गए, कभी भी कुछ भी हो जाता है। इससे लोगों को अंदर में बहुत डर है। अचानक मरने का डर, बीमारी का डर, जॉब ना छूट जाए उसका डर, एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए उसका डर, कई प्रकार का डर जैसे मनुष्यों को पकड़ा हुआ है। और इस डर से मुक्त होने के लिए, हम फियर से फ्रीडम में जा सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ़ रियलाइजेशन करें। और ये सेल्फ़ रियलाइजेशन एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा से ही चला है। बड़े बड़े फ़िलोसोफर्स, स्कॉलर्स, महात्माएं यही समझते हैं कि अगर हमने इस प्रश्न का उत्तर पा लिया तो हम सारे प्रश्नों का उत्तर पा लेंगे। क्योंकि ये एक शब्द हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम कहते हैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ रियलाइजेशन, सेल्फ़ रिफ्लेक्शन, सेल्फ़िश, सेल्फ़लेस। हर एक चीज़ के अंदर ये सेल्फ़ अक्षर आता है। पर क्या हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सेल्फ़ कौन है? मैं कौन हूँ? क्योंकि जब भी हम अपने प्रति सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, तो हमें आईने में देखें तो ये शरीर ही दिखाई देता है। हमें लगता है मैं कौन, तो ये जो शरीर है। लेकिन फिर भी हमेशा से हम क्या कहते हैं? जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग। क्योंकि ये जो शरीर है ये तो मिट्टी का बना है, और जो मिट्टी का बना है वो मिट्टी में मिल भी जाएगा। लेकिन अक्षर ही क्या है? जीव आत्मा। माने ये जीव भी है, लेकिन इस जीव को चलाने वाली, इससे कार्य कराने वाली एक एनर्जी है, जिसको हम स्पिरिचुअल भाषा में कह देते हैं आत्मा। भले कोई इसको आत्मा कहे, कोई इसको एनर्जी कहे, कोई कॉन्शियसनेस कहे, साइकी कहे, नाम अलग हैं। पर भाव ये है कि ये शरीर, ये ह्यूमन 5 तत्वों का बना है और 5 तत्वों में मिल जाएगा। लेकिन इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति, वो लिविंग फोर्स, वो मैं, वो सेल्फ एक आत्मा है। आप देखें दिन भर में भी हम 2 शब्द बहुत यूज़ करते हैं। एक है मैं और दूसरा है मेरा, आई और माई। अब जैसे कोई भी चीज़ होगी तो हम क्या कहेंगे? ये मेरी साड़ी है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा गमला है। तो हर चीज़ के लिए हम क्या कहते हैं? ये मेरा है। ऐसे हम शरीर के लिए भी क्या कहते हैं? ये मेरा शरीर है। कितनी बार आपने कहा होगा मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा शरीर दर्द कर रहा है। तो ये शरीर भी हमने कहा किसका है? मेरा शरीर है। तो अगर शरीर भी मेरा है तो इस शरीर को चलाने वाला मैं कौन है?
मेरा शरीर है, तो ये मेरा शरीर कहने वाला वो मैं एक आत्मा हूँ। और इसलिए दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक समझते भी हैं कि 80% लोगों को फील होता है कि हमें शरीर से कुछ ज़्यादा है। जो कुछ हमने प्राप्त किया उसके लिए हम कहते हैं ये मेरा है, लेकिन इस मेरे को चलाने वाली मैं आत्मा शक्ति हूँ, जो इन आँखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ, हाथों से कर्म करती हूँ, लेकिन कराने वाली मैं हूँ। जैसे एक गाड़ी होती है, उसमें ड्राइवर होता है, तो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होता है। ऐसे ही ये शरीर गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी को चलाने वाली आत्मा है, मालिक आत्मा है। ये जो हम कभी कभी कई बार कह देते हैं ना, पता ही नहीं चला, मुख से निकल गया, पता ही नहीं चला, हाथ उठ गया। अब एक्चुअली इस हाथ के पास तो कोई चॉइस नहीं है। इस हाथ को नहीं पता कि मुझे इस हाथ से किसी को नमस्ते करना है या मुझे इससे किसी को मारना है। ये तो इंस्ट्रूमेंट है। हाथ केवल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला मालिक आत्मा है। आत्मा डिसीजन लेती है, आत्मा चूज़ करती है कि इस हाथ से मुझे क्या करना है, इस मुख से मुझे क्या बोलना है, इन आँखों से मुझे क्या देखना है। क्या मुझे औरों की कमियां देखनी है, क्या मुझे औरों की विशेषताएं देखनी है, क्या इस मुख से मुझे सबसे प्यार से बात करनी है या इस मुख से मुझे गाली देनी है। ये डिसीजन आत्मा लेती है। और इसलिए देखिए, हम अपनी नॉर्मल वोकैबलरी में भी इन शब्दों को यूज़ करते हैं। आप देखो, कभी कोई बहुत बीमार होगा तो उसको हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे, तो डॉक्टर क्या कहता है, मानो उसकी सर्जरी होनी है, ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाना है, तो डॉक्टर यही कहेगा ना, पेशेंट को जल्दी जल्दी ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। अब किसी कारण से ऑपरेशन करते समय वो सफल नहीं हुआ और वो व्यक्ति वहाँ पर शरीर छोड़ देता है, तो फिर डॉक्टर क्या कहता है, इस बॉडी को बाहर ले जाओ। आया था तो पेशेंट था, सो एंड सो था, मिस्टर एक्स, मिस्टर अशोक था, कहेंगे इसको अंदर ले जाओ, पेशेंट था। अभी शरीर छूट गया तो क्या कहेंगे, बॉडी को ले जाओ। अब वो बॉडी क्यों हो गई, क्योंकि उस बॉडी को चलाने वाली जो चेतना थी, जो लिविंग एनर्जी थी, वो तो चली गई। तब ये शरीर तो जड़ हो गया। इसलिए कहते हैं ना, अर्थी, माना इस रथ को चलाने वाली जो रथी थी वो चली गई, तो फिर हमने कहा अर्थी। आप देखिए, आजकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है, आई ट्रांसप्लांट आदि भी होते हैं। अब वंडर है कि ये आँखें इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन ये इस शरीर में नहीं देख रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से आत्मा निकल गई है। जो देखने वाली शक्ति है वो निकल गई है, पर इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है। तो हम इन आँखों को निकाल करके किसी में ट्रांसप्लांट करते हैं, और जैसे हम उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्योंकि उस शरीर में देखने वाली शक्ति है, वो लिविंग एनर्जी है, वो बीइंग है, तो वो इन आँखों से देख पाता है। माना ऑर्गन ठीक है, लेकिन इन ऑर्गन से भी कार्य कराने वाली वो शक्ति मैं आत्मा हूँ। बाकी सब कुछ मेरा है। ये आत्मा सब कुछ अक्वायर करती है, और सबसे पहले जो ये अक्वायर करती है, जो ये प्राप्त करती है, वो है ये शरीर। शरीर मिलने के बाद अगला उसको मिलता है नाम, फिर उसको मिलते हैं संबंधी, फिर वो जैसे जैसे बड़ी होती जाती है उसको बहुत कुछ मिलता है। पढ़ाई पढ़ेंगी, कोई डिग्री मिलेगी, फिर कोई प्रोफेशन होगा, फिर कोई पोजीशन मिलेगी, कोई रिलीजन, कोई नेशनैलिटी, कोई जेंडर, ये सब आत्मा ने क्या किया, प्राप्त किया। वो है आत्मा, लेकिन ये सब कुछ उसने जीवन की जर्नी पर अक्वायर किया। अब होता क्या है, जो जो चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये हमने अक्वायर किया है। हमें लगता है यही मैं हूँ। मुझे ये भूल जाता है कि ये मेरा शरीर है, मुझे लगता है मैं शरीर हूँ। और जो जो चीज़ें हम प्राप्त करते जाते हैं, उनसे हम कहीं ना कहीं अटैच होते जाते हैं। और जब हम उनसे अटैच होते जाते हैं तो अंदर में डर लगने लगता है, कहीं ये चीज़ मेरे से छूट ना जाए। हमें पता भी है, हर एक को पता होता है, चाहे हमने ज्ञान सुना है नहीं सुना है, हमें पता होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं चलेगा। लेकिन तो भी
ये सारी चीज़ें जो हमने प्राप्त की हैं वो प्राप्त करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, ये भौतिक दुनिया है, हम ये सारी भौतिक चीज़ें प्राप्त करते हैं और ये प्राप्त करने का पर्पस ही ये है कि हम इनका सुख लें, शरीर का सुख लें, संबंधों का सुख लें, धन का सुख लें। लेकिन जैसे ही हमने ये संकल्प किया कि कहीं ये मेरे से छूट ना जाए, कहीं फलाना व्यक्ति छूट ना जाए, तो मेरा ये संकल्प डर क्रिएट करता है, पता होते हुए कि ये विनाशी है, ये पेरिशेबल है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, अचानक भी छूट सकता है, लेकिन फिर भी अटैचमेंट होने के कारण बार बार एक संकल्प आता है ये चीज़ मेरे से छूट ना जाए। और ये जो संकल्प है ये जीवन में डर क्रिएट करके रखता है। जैसे मुझे समझ में आता है कि मैं आत्मा अमर, अजर, अविनाशी हूँ, इम्पेरिशेबल हूँ, इंडिस्ट्रक्टिबल हूँ, न मुझे पानी डुबो सकता है, न आग जला सकती है, मैं एक एनर्जी हूँ। और एनर्जी के लिए क्या कहते हैं? इट कैन नीदर बी क्रिएटेड, इट कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ना आप उसका निर्माण कर सकते हैं, ना आप उसका विनाश कर सकते हैं, वो परिवर्तनशील है। तो अगर ये शरीर भी छूट गया तो क्या होगा? आत्मा को जाकर के दूसरा शरीर मिल जाएगा। डेथ और कुछ नहीं है, चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस है। ये शरीर जैसे एक कॉस्ट्यूम है, ये छूट जाता है, जाकर के उसको दूसरा शरीर मिल जाता है। तो जब मुझे समझ में आता है कि मैं एक एनर्जी हूँ और मैं तो मर ही नहीं सकती, तो जैसे मेरे जीवन से डर खत्म हो जाता है। और बाकी सब कुछ जो मैंने प्राप्त किया है वो तो छूटना ही है, लेकिन जब तक वो मेरे साथ है ज़रूरी है कि हम उसका सुख लें। बार बार ये संकल्प नहीं करें कि कहीं ये छूट ना जाए। और होता भी क्या है, जिस ऑर्डर में हमको चीज़ मिलती है, माना जैसे सबसे पहले हमें अपना शरीर मिलता है, फिर उसके बाद संबंधी हैं, फिर धन है, फिर पोजीशन है, तो जिस ऑर्डर में मिलता है उसी ऑर्डर में अटैचमेंट भी होने लगती है। इससे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट इस शरीर से है। इससे सबसे बड़ा भय भी मृत्यु का है। फिर उसके बाद भय होता है अपनों के खोने का, उसके बाद भय होता है जॉब खोने का, धन खोने का। तो जिस ऑर्डर में हम चीज़ें अक्वायर करते हैं तो हमें अंदर में फियर होता है कि इसमें से कोई छूट ना जाए। परमात्मा हमको कहता है इस डर से अपने को मुक्त करो, अपने को समझाओ कि ये सब कुछ विनाशी है। विनाशी चीज़ को कुछ हो भी सकता है और वो चीज़ छूट भी सकती है। तो जैसे ये समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, आपको एकदम बहुत निर्भय फीलिंग होगी। लेकिन क्योंकि मुझे ये याद नहीं रहता कि मैं एक एनर्जी हूँ, लिविंग फोर्स हूँ, तो जो जो चीज़ें हम अक्वायर करते हैं हम उसको अपनी आइडेंटिटी बना देते हैं। अब जैसे मानो मैंने सबसे पहले ये शरीर प्राप्त किया, अब मैं अपने आप को इस शरीर से ही आइडेंटिफाई करने लगती हूँ। इसलिए स्वमान की जगह हमें अभिमान आने लग जाता है। स्वमान है जब हमें स्व की पहचान है कि मैं आत्मा हूँ। अभिमान क्या है? ईगो, अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज ऑफ द सेल्फ। अब रॉन्ग इमेज क्या है? मैं शरीर तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शरीर हूँ। तो मैं अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इस शरीर पर बेस करना शुरू कर देती हूँ। और फिर मैं सारा ध्यान देने लगती हूँ कि इस शरीर को दुनिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे दिखना है या मुझे बनना है। और फिर मैं औरों के शरीर के साथ अपने को कंपेयर करना शुरू कर देती हूँ। और फिर ज़रा सा किसी ने मुझे कह दिया आप मोटे हो, आपका रंग काला है, तो वो लाइन सुनते ही मैं हर्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे उस समय ये याद ही नहीं रहता है कि मैं अलग हूँ, ये मेरा शरीर है। हो सकता है मेरा शरीर मोटा है लेकिन मैं मोटा नहीं हूँ। पर जैसे मुझे लगता है कि मैं शरीर हूँ तो फिर मैं सोचने लगता हूँ हाय मैं मोटा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते। तो वो मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देते। लेकिन जहाँ मुझे ये स्मृति रहती है कि नहीं नहीं, मैं तो एक बहुत प्योर आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। अच्छा ये मोटा है तो ठीक है, मुझे ध्यान देना है,
मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अच्छा खाना है, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन एक है हेल्थ कॉन्शियस होना, दूसरा है बॉडी कॉन्शियस होना, अपनी सेल्फ एस्टीम को उस पर डिपेंड करना कि हम कैसे दिखते हैं। और इसलिए आप देखो ये जो सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, ये इस एक भ्रांति पर ही तो चलती है कि मैं शरीर हूँ। इस एक भ्रांति के कारण सब अपने को बाहर से बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगता है कि अगर हम दुनिया के स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे, ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स को जो वैसे भी चेंज होते रहते हैं, तो हमें शायद लोग एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और इसलिए ऐसे लोग अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं। और इसके कारण कभी कभी आप देखें कि वो अपने को ठीक रखने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए कितने एक्सट्रीम तक भी चले जाते हैं। कितनी सर्जरीज, बोटॉक्स, लेज़र टेक्नोलॉजी, सब ये भान कि मैं शरीर हूँ। और यहाँ तक कि क्योंकि ये तो विनाशी है, इसको तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं तो समय के साथ साथ इसने तो पुराना बुजुर्ग परिवर्तन तो होना ही है। फिर कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उनको लगता है कि अब तो ये परिवर्तन हो रहा है, तो मुझे तो इसके कारण ही रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस मिलती थी, अब तो वो मिलेंगे नहीं। तो अपनी सेल्फ एस्टीम को अपने बॉडी पर बेस करना, ये भी जैसे हम अपने को वनरेबल कर देते हैं कि फिर हम आराम से हर्ट हो सकते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम कम हो सकती है, या हम बहुत इन्फीरियर फील कर सकते हैं, या हमें बहुत ईगो आ सकती है कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत परफेक्ट हैं, हम बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील कर सकते हैं। और दोनों ही फीलिंग्स जो हैं वो ईगो के अंदर आएंगे। उसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कहेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट उसको कहेंगे कि जो खुद को रिस्पेक्ट करता है वो सामने वाले को भी रिस्पेक्ट करेगा। पर जब हम कंपैरिजन में चले जाते हैं तो मुझे लगता है या तो मैं सुपीरियर हूँ या मैं इन्फीरियर हूँ, तो सामने वाला इक्वल नहीं होगा। फिर सामने वाला या तो मेरे से सुपीरियर है या इन्फीरियर है। इसको कहेंगे बॉडी कॉन्शियसनेस। या हम किसी और दूसरे लेवल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे मानो हम अपने प्रोफेशन से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब वो प्रोफेशन मैंने अक्वायर किया है। जैसे ये एक लाइन है, एक है मैं लॉयर हूँ और दूसरा है मेरा प्रोफेशन लॉयर का है। दोनों में से क्या राइट है? एक है मैं लॉयर हूँ, एक है मेरा प्रोफेशन लॉयर का है। आप एक बार कहेंगे सुनने में तो दोनों सेम लगते हैं, पर एक्चुअली दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। मेरा प्रोफेशन लॉयर का है। क्यों? समझो मैंने अपने को कह दिया कि मैं लॉयर हूँ, और फिर किसी ने लॉयर्स के बारे में कुछ कहा। कभी किसी ने ऐसे ही कह दिया तो आजकल लॉयर्स भी बहुत करप्ट होते जा रहे हैं, ये फ्रेटर्निटी भी थोड़ा थोड़ा ऐसे करने लगी है, चीट करने लगी है। तो जैसे वो ये बोलते हैं तो मैं हर्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने ये किसके बारे में कहा? मेरे बारे में। पर एक्चुअली मेरे बारे में नहीं कहा। इतने सारे लोग हैं, हर एक का अपना अपना अनुभव है। उन्होंने एक ओपिनियन दिया, वो भी किसी एक के साथ कोइंसिडेंस हुआ होगा, उसके अनुसार उन्होंने अपने अनुभव से चाहे फीडबैक दिया, ओपिनियन दिया। लेकिन क्योंकि मैं अटैच हूँ और मैं उस प्रोफेशन से आइडेंटिफाई करती हूँ, तो मुझे लगता है उन्होंने ऐसा कहकर मुझे इंसल्ट किया, मुझे हर्ट किया। और कभी कभी तो हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि हम उनसे लड़ने भी लग जाते हैं। पर उन्होंने मेरे प्रोफेशन के बारे में कुछ कहा। आज इतने लोग हैं, हर एक के अपने ओपिनियन हैं। कोई मेरे प्रोफेशन के बारे में कुछ कहेगा, कोई मेरी पोजीशन के बारे में कुछ कहेगा, बट आई एम सेपरेट। आई एम सेपरेट फ्रॉम माई प्रोफेशन, फ्रॉम माई पोजीशन, इवन फ्रॉम माई रिलीजन। रिलीजन में भी आजकल झगड़े क्यों होते हैं? रिलीजन में भी मैं हिंदू हूँ या मेरा धर्म हिंदुइज़्म है। अगर मैं अपने धर्म से आइडेंटिफाई करने लगूँ तो फिर हिंदू धर्म के बारे में या किसी भी धर्म के बारे में कोई अपना ओपिनियन देता है, कोई फीडबैक देता है, कोई थोड़ी सी निंदा कर देता है, तो एकदम हम हर्ट हो जाते हैं। एकदम हमें लगता है जैसे उसने हमें गाली दी और हम झगड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे लेबल को कहा है। और इसलिए लेबल्स हम अक्वायर करते हैं,
ये सारे टाइटल्स और लेबल्स हम अक्वायर करते हैं, पर इनसे आइडेंटिफाई करना ही ईगो है। अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज ऑफ द सेल्फ, ये मैं हुई नहीं। और इससे अगर मैं अटैच हो जाऊंगी तो मुझे, जैसे हमने पहले देखा कि अटैचमेंट में या तो फियर है या हर्ट है, ये दो फीलिंग साथ साथ चलती है। जहाँ अटैचमेंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर है कि ये चीज़ छूट ना जाए। जहाँ ईगो है वहाँ पर हर्ट, इफ़ इट्स ईगो इट हर्ट्स, फिर जल्दी जल्दी उस चीज़ का हमें दुख होने लगता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लेबल्स हमने अक्वायर करें, पर मैं एक आत्मा हूँ। अब मैं कैसी आत्मा हूँ? जैसे मैं एक एक्टर हूँ, उस एक्टर को दिन भर में बहुत सारे रोल्स प्ले करने हैं। अब मैं एक एक्टर को, मानो हस्बैंड का भी रोल प्ले करना है, सन का भी रोल प्ले करना है, सन इन लॉ का भी रोल प्ले करना है, फादर का, कलीग का, गाइड का, एम्प्लॉय का, बहुत सारे रोल्स प्ले करने। अब जब हम रोल प्ले करते हैं तो उस रोल में एक्टर की पर्सनालिटी जाती है। जैसे आप देखें कि दुनिया में भी किसी को 3 जने हैं, उनको एक ही रोल प्ले करने के लिए दें, पुलिसमैन का रोल है, 3 जनों को कहें आपको ये रोल प्ले करना है, डायलॉग्स भी सेम है, रोल भी सेम है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि तीनों की परफॉर्मेंस सेम नहीं होगी। वही रोल कोई बहुत अच्छा प्ले करेगा, हम कहेंगे ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है। क्यों? रोल और डायलॉग सेम होते हुए भी जो रोल प्ले करने वाला एक्टर है उसकी पर्सनालिटी उस रोल में जाती है। तो हम भी दिन भर में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, लेकिन मुझ एक्टर की पर्सनालिटी उस रोल में दिखाई देगी। तो मैं एक्टर तो हूँ, आत्मा तो हूँ, लेकिन कैसी आत्मा हूँ? परमात्मा ने ये भी हमें बहुत गहरी बात बताई कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जिस शांति को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जिस खुशी को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर बाहर है? खुशी और शांति तो मन की स्थिति है। अगर बाहर हमको कहीं मिलती भी है तो वो भी टेम्पररी है। अगर वो शांति हमने मंदिर में एक्सपीरियंस की भी, लेकिन उस मंदिर के वायुमंडल में भी शांति तो हमने ही क्रिएट की ना। सब वहाँ पर जाते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा वाइब्रेशन रेडिएट होता है, उससे वो पीसफुल एनवायरनमेंट बनता है। लेकिन वो एनवायरनमेंट बनाने वाली भी तो मैं आत्मा हूँ ना। तो मैं आत्मा को शांति ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा स्वधर्म ही, मेरी ओरिजिनल नेचर ही शांति है। जैसे पानी होता है, उसकी ओरिजिनल नेचर शीतलता देना है। अग्नि है, उसकी ओरिजिनल नेचर गर्माहट देना है। ऐसे मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर शांति, शक्ति, खुशी, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता है। कहते हैं ना सतो प्रधान आत्मा। तो ये सतो, ये 7 गुण ही मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है। जैसे आप देखेंगे साड़ी है, ये वाइट है, लेकिन अगर हम एक जीवन की जैसे यात्रा पर चले, मानो कि साड़ी पहन करके मैं एक जर्नी पर निकलूं, वो जर्नी 30 घंटे की है, 40 घंटे की है, तो नेचुरली इस साड़ी पर कुछ दाग लग जाएंगे। पर वो जो दाग है मुझे पता है कि वो टेम्पररी है, और मैं अगर इस साड़ी पर मेहनत करूँगी तो वो दाग निकल जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनली ये वाइट है। ऐसे ही आत्मा ओरिजिनली पीसफुल है, लवफुल है, खुश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन जीवन की यात्रा पर चलते चलते ध्यान न देने के कारण इस पर कई दाग लग गए। क्रोध का दाग, लोभ का दाग, ईर्ष्या का दाग, उदासी, निराशा, पर वो मैं हूँ नहीं, वो मुझ आत्मा पर दाग है। वो दाग मिट सकते हैं अगर मुझे ये अवेयरनेस आए कि मैं कौन हूँ। और जैसे मुझे स्मृति आएंगी तो वो मेरे जो वाइब्रेशन है वो हर कर्म में दिखाई देने लगेंगे। तो यही जानना काफ़ी नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, पर ज़रूरी है कि हम सारा दिन सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करें। मना ये स्मृति कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझे ये भान नहीं हो कि मैं शरीर हूँ, ये मेरी पोजीशन है, मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन ये भान कि मैं एक पीसफुल एक्टर हूँ। फिर हम जो भी रोल प्ले करेंगे, चाहे मदर का, फादर का, रोल बदलते जाएंगे, लेकिन हर रोल में वो जो आत्मा की क्वालिटी है
वो जो उसका वाइब्रेशन है वो जाएगा। फिर हमारा हर कर्म बहुत एक्यूरेट और सत्य कर्म होगा और अन्य आत्माओं को भी उस कर्मों से सुख मिलेगा। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि मुझे शांति और खुशी से काम करना है। अभी क्या हो रहा है, हमें लगता है ये काम करेंगे तो खुशी मिलेगी। आप खुद ही सोचो, एक है ये काम करेंगे तो खुशी मिलेगी और एक है खुशी से ये काम करना है। तो खुशी मन की स्थिति है। अगर हम सारा दिन ध्यान दें कि मन में उठने वाला हर संकल्प प्योर हो और मुझे हर काम, हर रोल खुशी से करना है, खाना बनाना है तो खुशी से, ऑफिस जाना है तो खुशी से, किसी से काम कराना है तो प्यार और शांति से, तो फिर मेरा हर कर्म सत्कर्म होता है। और वो कर्म करते समय भी जब हम किसी के साथ इंटरैक्ट करें तो हम जैसे अपने को समझते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे हमें ये भी याद रहे कि सामने वाला एक आत्मा है। नहीं तो हम सारा दिन, आप देखें, आत्माओं के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, पोजीशन के साथ इंटरैक्ट करते हैं। मानो आज आप किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, आप वहाँ पर वेट कर रहे हैं, आपको आधा घंटा भी वेट करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी आप अंदर जाकर डॉक्टर को क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, भले वेट करना पड़ा लेकिन आपसे मिलने को तो मिला। और वहीं पर अगर आपको घर में आपने अपने ड्राइवर को टाइम दिया था और वो 10 मिनट भी लेट हो जाए तो उस समय हम उसको कहते हैं कोई बात नहीं, कोई कारण होगा। लेकिन वो 10 मिनट भी लेट होता है तो कभी कभी, सबके साथ नहीं लेकिन कभी कभी हमें गुस्सा भी आ जाता है, हम उस पर चिल्ला भी बैठते हैं। अब दोनों में से एक्चुअल मेरा बिहेवियर कौन सा है? क्या मैं गुस्से वाला हूँ या मैं ऐसा हूँ जिसके अंदर सहन शक्ति है और प्यार से बात करने वाला हूँ? पर एक्चुअली हमारे अंदर दोनों क्वालिटी है। हम शांति और प्यार से भी चल सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं, पर हमारा व्यवहार सारा दिन सोल से नहीं, रोल से हो रहा है, पोजीशन से हो रहा है। जब रोल डॉक्टर का था तो हमने कहा नहीं नहीं, यहाँ तो गुस्सा नहीं कर सकते, तो हमने वही चीज़ बहुत रिस्पेक्टफुली और प्यार से कहा। जब रोल ड्राइवर का था, पोजीशन हमारे से कम थी, तो हमने वहाँ पर गुस्सा भी कर दिया। ऐसा नहीं है कि हम ड्राइवर को कुछ कहे नहीं, हमें कहना है, समझाना है, बार बार समझाना है। न समझे तो हम उसको प्यार से नौकरी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमने क्रोध किया तो उस समय जो मैं शांत स्वरूप आत्मा थी, मैंने अपनी शांति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। संस्कार उसका था लेकिन सज़ा मैंने अपने आप को दी। उसके संस्कार को देख करके मैं डिस्टर्ब हो गई, ये कमज़ोर आत्मा की निशानी। गलती उसकी थी, वो लेट आया, लेट आना गलती है तो क्रोध करना भी तो गलती है ना। उस समय अपने को समझाना कि क्रोध करने से मेरे मन की स्थिति खराब हो रही है, इसका जो इम्पैक्ट है वो मेरे शरीर पर पड़ेगा, कल को कोई बीमारी हो जाएंगी। रिश्तों पर भी पड़ता है अगर हम बहुत गुस्सा करें, और उससे भी ज़्यादा हम उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं जिसने अभी अभी गाड़ी चलानी, जिसकी बैक सीट पर हम बैठे हुए हैं। उसकी मन की स्थिति हलचल में आएंगी तो किसकी जान खतरे में है। तो वो स्मृति रखते हुए जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार भी करें तो हम पोजीशन के साथ नहीं, लेबल के साथ नहीं, सोल के साथ करें। जो कहना है वो कहना है, लेकिन आराम से, प्यार से, ग्रेस से, डिग्निटी और सभ्यता के साथ। कभी भी अपनी स्थिति को गवा करके किसी से काम नहीं कराना है, नहीं तो काम हो जाएगा पर हमारी खुशी गायब हो जाएगी। तो सोल कॉन्शियसनेस एक ऐसी स्थिति है कि हमें याद रहता है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक पीसफुल एक्टर हूँ, और सब कर्म करते हुए वो पीस का, वो प्यार का, वो खुशी का वाइब्रेशन हमारे से हर कर्म में, हर रोल में, हर इंटरैक्शन में रेडिएट होता है। और जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो फियर नहीं है, हर्ट नहीं है, एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस के साथ आत्मा जीवन की यात्रा पर चलती है। ये यात्रा है ना, और जैसे हम वो यात्रा करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। ऐसे ज़रूरी है कि इस जीवन की यात्रा में भी भले सब कुछ हमारे अनुसार नहीं हो रहा है, लेकिन तो भी हम अपना पार्ट इतना अच्छा बजाएं कि हमारी ये जो जर्नी है ये हैप्पी भी हो और सेफ भी हो। तो ज़रूर इन बातों के साथ आप एक्सपेरिमेंट करें
तो आपको भी जीवन में ज़रूर कुछ अच्छे अनुभव होंगे। ओम शांति। योग जीवन उत्सव है। इस योग उत्सव की आपको बधाइयाँ, शुभकामनाएं हो। आपके पास शारीरिक, मानसिक और सर्व तरह का सौंदर्य, सर्व तरह का स्वास्थ्य, सदा उमंग उत्साह में रहें आप। ये जीवन आपको ईश्वर का वरदान लगे, हर दिन आपको उत्सव के समान लगे। बहुत बहुत बधाइयाँ, योग उत्सव की शुभकामनाएं। ओम शांति। आओ योग